सियासत पे बात करते हैं, हम हालात व वाक़ात पे आपसे बात करते रहते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हम उस मैदान पे बात कर रहे हैं जिसके हवाले से आमतौर पे कहा जा सकता है कि गिव देम अ बैड नेम एंड किल देम। ये अंग्रेज़ों का एक कहावत थी या अंग्रेज़ों का एक प्लान था, और उसमें वो किसी के ख़िलाफ़ जब होते थे तो पहले उसको बहुत बदनाम करते थे, और जब बदनाम किया जाता था तो उसके बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती थी। दुनिया में कुछ जंगें इस तरह भी हुई हैं कि पहले उनको बदनाम किया गया और फिर उन पर छाड़ दौड़ा गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से गिव देम अ बैड नेम वाली बात हो रही है। हमारे महकमे तालीम और ख़ास तौर पे हमारे प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर को नाम दिया जाता है गलत का, और फिर माना जाता है कि इस गलत का नाम दिए जाने के बाद इन तालीमी इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। आज शाम गए भी, या यूँ कहें आज बाद दोपहर भी, आपको एक सरकार का हुक्मनामा मिल गया होगा जिसमें एक प्राइवेट स्कूल को भी उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल की जा चुकी है। कल ही की बात होगी या पिछले 4 दिनों की बात आपको करें तो कई बड़े मामला जो हैं, एक स्कूल को लेके कई सोशल मीडिया पे बड़ी बहस हो रही है। हर कोई हर किसी प्राइवेट स्कूल पे इल्ज़ाम लगा रहा है, हर कोई खुदाई फौजदार बना हुआ है, और इस सब के बीच में सवालात के कटघरे में हमारा प्राइवेट स्कूल आ चुका है। कुल मिला के जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों और ख़ासतौर पे कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों की अगर तादाद देखी जाए तो हमारे यहाँ 2700 के करीब प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें से आपको बताते चलें 130 पिछले कुछ सालों के दौरान बंद भी हो चुके हैं, और करीबन 450 जो प्राइवेट स्कूल हैं जिन्हें हम मिडिल एंड स्कूल कह सकते हैं, उन पे भी तलवार लटक रही है। कई तरह के उन पे मामला थे, और उन्हीं मामला के बीच में हमारे यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 6,50,000 जो हैं वो यानी 7 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो इन प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो 450 स्कूल जिनकी हमने बात की जिन पे तलवार लटक रही है, उनमें से करीबन 2,50,000 के करीब बच्चे पढ़ भी रहे हैं। कुल मिला के 70 से 80 हज़ार के करीब यहाँ इन प्राइवेट स्कूलों में नौकरियाँ जॉब वगैरह दिए जाते हैं। यानी ये कई सिस्टम के हिस्सों को कैटर कर रहे थे। तालीम तो तालीम, साथ में जॉब भी, और वो जॉब जो ख़ास तौर पे हमारा फीमेल फॉक के लिए जॉब की ज़रूरत होती, जिन्हें सरकारी दफातर वगैरह या सरकारी महकमों में जॉब के जो मुकाबला है उसमें से वो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सारे सवाल जो हैं ये उठ के आ रहे हैं कि क्या वाकई में हमारे यहाँ जो इदारे हैं प्राइवेट स्कूल जो है ख़ास तौर पे सही तौर पे काम नहीं कर पा रहे, या कोई साजिश है। यही प्रोग्राम का आज का हमारा मुद्दा। तो इसी मुद्दे में आज मैंने प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर बशीर अहमद डार साहब। बशीर डार साहब ये सेक्रेटरी जे.एंड.के बोर्ड स्कूल एजुकेशन रह चुके हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी बोर्ड स्कूल रह चुके हैं, डायरेक्टर एकेडमिक्स भी हैं। ये मेरे प्रोग्राम में आज के मेहमान रहेंगे, और ख़ास साहब जाहिर है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से मुझे GMवार भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर डार साहब, बशीर डार साहब से गुजारिश करूँगा। डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत खूब कहा कि एक पॉलिसी है कि गिव डॉग ए बैड नेम एंड किल इट। प्राइवेट स्कूलों का मामला ऐसा ही है। बुनियादी तौर पे प्राइवेट स्कूल एक अहम जरूरत हमारी पूरी करते हैं। बच्चों की काफी तादाद, जैसा आपने कहा, इन स्कूलों में ज़ेर तालीम। पिछले कई सालों से ये स्कूल मुख्तलिफ साजिशों के तहत साजिशों के शिकार हो रहे हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि साहब ये स्कूल जो है वहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही, कभी ये कहा जा रहा है कि फीस ज्यादा ली जा रही है, कभी ये कहा जा रहा है कि ये मटेरियल वो पढ़ा रहे हैं जो मटेरियल ठीक नहीं। तो मेरा ये मानना है, मैंने खुद जांच लिया है इस चीज को, कि अक्सर चीजें जो है, अक्सर इल्जामात इनमें से जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद और लघु हैं। मतलब अगर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी कोई स्कूल कर रहा है तो उसको बंद किया जा सकता है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है। हाल ही में भारतीय सेवा के नाम से कोई 1250 स्कूल यहाँ पे चल रहे हैं जो RSS ने शुरू किए हैं, इनफॉर्मल स्कूल। उनके बारे में कोई नहीं कहता, महज इसलिए कि प्राइवेट स्कूलों में ये सरकारी निसाब के साथ जो प्रेस्क्राइब हुआ है उसके साथ कुछ दीनी तालीम पे कुछ प्राइवेट स्कूलों में दी जा रही है, इनको अता बनाया जा रहा है। कभी
जमीन का इशू लेके, अगर फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए अगर कुछ स्कूलों के पास सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन को एसेस किया जा सकता है रेंट के हिसाब से, और उन स्कूलों से उस जमीन की रेंट हासिल की जा सकती है। लेकिन स्कूल को बंद करना, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। तो इसमें मतलब मुख्तलिफ पहलू है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, कहाँ से इसको किस किस मुद्दे पे बात करें। अभी हाल ही में 5 दफा क्लास 8 का एग्जामिनेशन जो है इन्होंने पोस्टपोन किया। पहले हमने आवाज उठाई कि साहब आप जो ये मार्च का सेशन कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है, बल्कि जो भगवान साहिब कमेटी की रिकमेंडेशन थी, जब मार्च सेशन पहले हुआ करता था 1979 के दौरान, उस वक्त मार्च सेशन हमारा चल रहा था, लेकिन उस सेशन को फिर तब्दील किया गया ये देख के कि इसमें टीचिंग पीरियड जो है कम है, हमारे मौसमी हालात इजाजत नहीं दे रहे हैं। आप देख लीजिए मार्च का महीना तो गया, अभी अप्रैल का महीना आ रहा है, न बच्चों के पास किताबें हैं, न बच्चों का अभी इम्तिहान हो रहा है। अभी क्लास 8 का भी मैंने बात की, 3 दफा इम्तिहान उसके क्लास 8 का इम्तिहान जो है मुलतवी किया गया। अब ये सारा इल्जाम जो है मतलब सफाई देने की बजाय डॉक्टर साहब हम सरकार पे इल्ज़ाम लगाएं, हम किसी पे भी इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन हमारे प्राइवेट स्कूल वाले भी कुछ कम तो है नहीं ना कहीं इन्हें भी समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसके हमें नतीजे क्या अखज़ हो सकते हैं, क्या नतीजे हो सकते हैं। मैं सबसे पहले एक मिसाल दूं हमारे प्राइवेट स्कूलों की। फ़ीस का मामला ठीक है, हम उस पर गुजारा कर लेंगे। इवन कि उनकी जो किताबें वगैरह हैं, ठीक है, हम सरकार की किताबें कहते हैं कि एडिशनल किताबें दो ना दो वो एक अलग सी कहानी है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में जो किताबें हैं इनको इनने बिजनेस बना रखा है, अपने ही स्टॉल लगा रखे हैं, अपने ही पब्लिशर बना रखे हैं, और फिर उनकी कीमतें जो है, कल ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था और बहुत सब मैं जानता भी हूँ, किताबों की कीमत जो है, जो किताब मार्केट में 50 रुपये मिलनी चाहिए नफ़ा नुकसान को लेके, लेकिन उसको 300 रुपये में रखा हुआ है। यूनिफॉर्म पर्टिकुलर दुकानदार से लेनी है, ये प्राइवेट स्कूलों वालों को भी कौन समझाएगा? नहीं, ये मैं प्राइवेट स्कूलों की वकालत नहीं कर रहा, मैं कुछ हकाइक बयान कर रहा। अगर कोई प्राइवेट स्कूल मुनाफा कमाने की गरज से गलत मटेरियल्स इंट्रोड्यूस कर रहा है या बच्चों को कोई ऐसी किताबें परचेज करने को कह रहा है जो ठीक नहीं है, तो मॉनिटरिंग कमेटी है, सीओज हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, वो उन स्कूलों पे क्लैंप डाउन क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल यह है कि फीस के लिए एक फीस फिक्सेशन कमेटी बाज़ाब्ता है, जिसका इस वक्त का चेयरपर्सन या पहले भी जो थे वो हाई कोर्ट जज हुआ करते थे, आज भी हाली साहब उसके चेयरमैन है। तो अगर एक फी फिक्सेशन कमेटी ऑलरेडी है तो स्कूल कैसे अपनी मनमानी कर सकते? एक कमेटी बाज़ाब्ता एक पॉइंट में पहले वार साहब के पास जाऊंगा। वार साहब, ये जो यही सवाल आपसे है कि आप प्राइवेट स्कूल्स को देखते हैं, नज़र गुजर है, मौका फराहम तो आप करते हैं, प्लेटफार्म जो आपके खिलाफ जिसको आप कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश है, प्राइवेट प्लेटफार्म तो आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना। लोग आपसे नालान हैं, ये मानना पड़ेगा आपको, लोग परेशान हैं जिस तरह से मनमानियां हो रही हैं। देखिए सनम साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस अहम इशू पे इस वक्त बात हो रही है कि इस वक्त पूरे परेशान हैं, वालिदैन भी, बच्चे भी, उस्ताद भी, पूरा एजुकेशन सिस्टम इस वक्त एक क्राइसिस का शिकार हो चुका है। खासकर इस वक्त जो डार साहब इस स्टूडियो में हैं, मुझे खुशी है कि डार साहब सबसे क्रेडिबल ऑथेंटिक वॉइस हैं अगर हम जेके बोर्ड की बात करें, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज बनी हैं, जितनी भी गाइडलाइंस इशू हुई हैं और जितने भी लैंडमार्क डिसीजन हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे डार साहब उन कमेटी में शामिल रहे हैं, तो उनसे ज्यादा किसी की क्रेडिबल वॉइस नहीं हो सकती है। रहा ये मामला कि ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल वायलेशन कर रहे हैं, मेरा सिंपल एक बात मैं बार बार कहता हूं कि अगर एक ड्राइवर गलती करता है, एक ड्राइवर वायलेट करता है ड्राइविंग लॉज को, ट्रैफिक लॉज को, क्या उस बिना पे सारी गाड़ियों को, सारे ड्राइवर्स को, सारी लाइसेंस को कालादम किया जाएगा? क्या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस ही रोकी जाएगी?
अगर कोई स्कूल गलती करता है उसके खिलाफ एक्शन हो जाए, उस स्कूल को बंद किया जाए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एक की गलती को आप हम जो है एक ही पैंट से हम सबों को ब्रश करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि स्कूल वाले किताबें नहीं छापते हैं, किताबें पब्लिशर्स बनाते हैं, उसके लिए बाकायदा लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। उनका काम क्या है? वो देखें कि जेन्युइन चीज बिक रही है, क्या उसकी रेट सही है। रहा जो कमीशन की बार बार बात हो रही है, देखिए ये एक ऐसा मामला है जिसको गवर्नमेंट जब चाहे जिस वक्त चाहे इसको रोका जा सकता है। उसके लिए लॉज लाए, उसके लिए ऑलरेडी लॉज हैं, उसके लिए ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन अब देखिए वो इशू नहीं है, उससे उस मामले को एक आड़ बना के डाइवर्ट किया जाता है कोर इशू से। कोर इशू ये है कि यहाँ लिटरेसी रेट डाउन हो चुकी है 10% से ज्यादा। अगर कहीं भी दुनिया के किसी हिस्से में 1% भी लिटरेसी रेट डाउन होती है तो शोर शराबा हो जाता है, बहुत बड़ा अलमिया तस्वर किया जाता है। ये इस पे बात नहीं हो रही है, अटेंशन डाइवर्ट किया जा रहा है किताबों की तरफ से। आखिरकार मुझे बताइए इस पे बात क्यों नहीं हो रही है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 25 बल्कि 30 टाइम्स फीस बढ़ाए हैं। जो फी इंस्पेक्शन, जो फीस हमारी कभी 2000 हुआ करती थी, आज वो 25,000 रुपए हो चुकी है। इस पे बात नहीं हो रही है। मैं अपनी बात कहूंगा। दोनों मेरे साथ डार साहब हैं, डायरेक्टर एकेडमिक्स रह चुके हैं, बोर्ड के सेक्रेटरी रह चुके हैं। मुझे किताबों पे जो सरकार किताबें दे रही है, एक तो अभी मार्च का महीना खत्म हो गया, अभी किताबें हैं कहीं पे नहीं, कहीं पे भी दो किताबें 3 किताबें बोर्ड अभी दे चुका है जी। एक वो सवाल है। दूसरा ये सवाल है, मैं अपनी मिसाल दूं, मैंने अपने मजहब को स्कूल में से शुरू किया है। मुझे दीनियात पढ़ाई जाती थी, मुझे तब पता चला था, मास्टर ने बताया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर हैं। माँ की कोख से मैं ये जान के नहीं आया, मुझे पहली दीनियात अव्वल क्लास में, 2वीं क्लास में उस्ताद ने पढ़ाया था। वो दीनियात में मुझे कलमे पढ़ाए जाते थे, मुझे दीनियात में नमाज बताई जाती थी और उस्ताद उसकी प्रैक्टिस करा रहा था। आज मैं देख रहा हूँ जो करिकुलम है उसमें वो दीनियात गायब है। मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल की किताबों में वो कहीं नजर नहीं आई वो दीनियात वाली। तो इस पे आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए सनम साहब, इस वक्त देखिए मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, उसमें आजादी है मजहब की, उसमें तो बैन नहीं है ना। अलमिया देख लीजिए। रिसेंटली बोर्ड का एक सर्कुलर आ गया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल वाबस्ता हैं बोर्ड के साथ वो बोर्ड की किताबें लगाएंगे। इंडिया के किसी स्टेट में ऐसा कोई सर्कुलर है नहीं। और दूसरी बात कि ये ऑर्डर सिर्फ उन स्कूलों के लिए है जो लोकल स्कूल हैं, इकोनॉमी स्कूल हैं, बोर्ड से वाबस्ता हैं। सीबीएसई स्कूलों को छूट दी गई है कि आप जो किताब लगाना चाहें लगाइए। एक दूसरा मामला, एनईपी को हम अगर मद्देनजर रखें और खासकर इस वक्त जो सीबीएसई का सर्कुलर ऑलरेडी आ चुका है कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क ने बाकायदा मंजूरी दी है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से नई किताबें आ रही हैं नए सिलेबस के हिसाब से। और बोर्ड वाले कह रहे हैं कि हमने ऑर्डर दिया है 4-5 ट्रकें किताबों की आ रही, और 2015 की किताबें हैं, क्योंकि 2015 के बाद आज तक बोर्ड ने सिलेबस में कोई नजरसानी नहीं की और उसमें कोई भी चेंज नहीं लाई। आप मुझे बताइए, यहाँ 2024 का सिलेबस लागू हो रहा है, नया सिलेबस, और बोर्ड हमारे बच्चों को कह रहा है कि आप 2015 की किताबें पढ़िए। वही मेरा मुद्दा है। 2015 में बच्चों को तो नया दुनिया चाहिए, नई एजुकेशन चाहिए। 2015 की पुरानी किताबें, पुराना सिलेबस, सब कुछ पुराना। इस पे कोई मॉनिटर करता है यहाँ पे? और दूसरी बात सनम साहब, आपने कितनी बार ये न्यूज की कि एग्जाम तैयार होता था तब भी सरकारी स्कूलों में बोर्ड की किताबें नहीं पहुंच पाती थी। जब काफी शोर, जब मीडिया में आवाजें उठती थी, तब कहीं जाके बोर्ड वाले किताबें सप्लाई करते थे और वो भी पूरी की पूरी नहीं होती थी। जब सरकार अपने बोर्ड के अपने स्कूलों में किताबें फराहम नहीं कर सकते हैं तो किस तरह मुमकिन है कि ये प्राइवेट स्कूल को किताबें दे पाएंगे? अगर मेरे साथ डार साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, डार साहब से थोड़ा राब्ता मेरा मुनक़ता हो चुका है, कोशिश करेंगे उनसे दोबारा राब्ता हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जिस तरह से आपने परसों बोर्ड का एक अलमिया हमारे सामने आया, 12वीं वालों को 11वीं वाली का पर्चा, ये तो वो तो क्या उससे डेलिब्रेट कहेंगे या ह्यूमन एरर कहेंगे? उसमें सरकार ने बताया था हम तहकीकात करेंगे, अभी तक हमारे सामने कुछ नहीं आया। वो एक अलमिया अपनी जगह पे। देखिए सनम साहब, किसी को हम कत्ल करें उसके बाद कहें ये एरर हुआ, ये कोई लॉजिक नहीं है।
एक दो बच्चे का मामला नहीं, लाखों बच्चों का मामला था। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में गए हैं, और यहां हम देख रहे हैं शाम को या तो ऐलान होता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, या 12वीं की जगह 11वीं का पर्चा दिया जा रहा है। क्या 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 इससे ज्यादा कोई मिसमैनेजमेंट, इससे ज्यादा कोई लापरवाही हो सकती है? लेकिन दूसरी मशवरा बात, क्या देंगे? देखिए ये सब है, अब सरकार को ही करना है ना, माई बाप तो सरकार है, उसको करना है। मशवरा क्या दीजिए? हम सरकार को ये प्रोग्राम के जरिए मशवरा दे रहे, बता रहे हैं कि कहाँ पे कमियां हैं, उसको दूर कीजिएगा। देखिए सनम साहब हमारा मानना है कि इस वक्त चूंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लोगों की आवाज गवर्नर हाउस तक नहीं पहुंच पा रही है। गवर्नर साहब खुद एक बड़े एकेडमिशियन हैं, शानदार बैकग्राउंड उनका है, बीएचयू से पढ़े हुए हैं। मैं नहीं समझता हूं कि गवर्नर साहब ये चाहेंगे कि यहाँ का तालीम निजाम खराब हो। जरूर ब्यूरोक्रेट्स ने एक कम्युनिकेशन गैप कायम की है, या तो ग्राउंड सिचुएशन उनके पास नहीं है, या जानबूझ के इस कम्युनिकेशन गैप के जरिए यहाँ के तालीम निजाम को तबाह किया जा रहा है। इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट कौन है, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? हमारी गवर्नर साहब से गुजारिश रहेगी कि वो जाती तौर इसमें इंटरेस्ट लें, गवर्नर साहब जाती तौर इंटरवीन करें, क्योंकि ये एक दो बच्चों का मामला नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो तकरीबन 13 लाख बच्चों के मुस्तकबल का मामला है। 6.5 लाख बच्चे आसपास कश्मीर में ही मुतासर हो रहे हैं, और वैसे भी 1/3 पॉपुलेशन स्कूलों में होती है। अगर तालीमी निजाम यहाँ खत्म हुआ तो समझ लीजिए कि पूरा सोसाइटी जो है, मुस्तकबल हमारा तारीख होगा। लेकिन और इस लेकिन वक्त एक बात और आ जाती है ना, मैंने जिस तरह पहले कहा गिव देम अ बैड नेम एंड किल देम। सर डार साहब ज्वाइन कर चुके हैं। डार साहब, मैं जरा आप डायरेक्टर एकेडमिक्स भी रहे हैं, बोस सेक्रेटरी भी रहे हैं, क्या इस वक्त सिस्टम जो है सही तौर पर चल रहा है और इसको कहाँ पे ठीक करने की जरूरत है? उनकी रिफॉर्म्स की जरूरत है, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। ऐसे लोग सिस्टम पे लादे गए हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है एजुकेशन का, और उन्होंने एक या दूसरे तरीके से एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया। दुनिया या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ऐसा नहीं था कि हम तीसरी जमात से सेंट्रलाइज्ड इम्तिहान लेंगे। स्कूलों को आजादी है, हर जगह आजादी है कि वो किस तरह से असेसमेंट अपने बच्चों को करें, 8वीं के ग्रेड तक, फिर 10th में बोर्ड का इम्तिहान होगा, 12th में बोर्ड का इम्तिहान। लेकिन यहाँ की परंपरा अजीब है। पहले कहा गया कि राइटर्स के जरिए स्कूलों को क्वेश्चन पेपर दिए, स्कूल इंतजार करते गए। अब वक्त आ गया कि नहीं साहब आप सेट कर लो। ये हाल क्लास 8वीं जमात का है। इसी तरह से बाकी चीजें जो है, मेडिकल डेवलपमेंट जो है, उसमें भी यही तबाही मचाई गई। आप एनसीईआरटी की पहली जमात की उर्दू की किताब ले लीजिए, और फिर बोर्ड स्कूल एजुकेशन की नई उर्दू किताब ले लीजिए आप। पहले तो बोर्ड की किताब जो है वो नाकिस, पेडागॉजी के लिहाज से नाकिस है, करिकुलम के लिहाज से नाकिस है। एनसीईआरटी किताब जहाँ 129 सफा तक मुश्तमिल होके अच्छा कागज है, अच्छे इलस्ट्रेशन है, बच्चा अच्छी तरह से उन सबको समझ सकता है। वो 50 रुपए की किताब है, 129 पेज वाली। बोर्ड की आबशार वाली किताब 60 रुपए में है, 112 की गठिया कागज है, इलस्ट्रेशन बिल्कुल गठिया है। और पहले उसकी पेडागॉजी जो है, तैयार करने का, रूपी तहजीब सिखाने का तरीका जो है वो बिल्कुल गलत। एक मुआवजे की जरूरत है जहाँ पे एक्सपर्ट्स को मदद किया जाए और उन्हें कहा जाए कि आप हमें बता दीजिए क्या Where lies the fault? Important है, where lies the fault? Fault lies in development of textbooks, क्योंकि टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कोई अरे गहरे नत्थु फेरे वाला काम नहीं है। ये आम किताब लिखने का काम नहीं है, नावल लिखने का काम नहीं है। टेक्स्ट बुक की एक टेक्निक होती है। आपने अलिफ पढ़ाना है, किस तरह से आप पढ़ाएंगे, कहाँ से आप शुरू करेंगे। उन्हें स्टोरीज शुरू करके और फिर स्टोरीज के जरिए करें कि आप रूपी तहजीब सिखाइए। मिसाल के तौर पे अलिफ की कोई आवाज नहीं है जब तक इसके साथ आप मत ना रखा है। आ बनता है, अनार बनता है, अंगूर बनता है। मतलब जो उसूल जो है, लिसानियाती उसूल जो है, उनकी तो कोई मतलब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है। लगता है कि किसी अनपढ़ ने ये किताब बनाई है।
और फिर उसकी कीमत और उसकी इलस्ट्रेशन देख लीजिए, अंदर भी गलतियां काफी है। लिहाजा ये है कि एक मुझे लगता है कि हमारी डिमांड होनी चाहिए कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए जिसमें एनसीईआरटी के भी रिप्रेजेंटेशन हो और कुछ एक्सपर्ट्स हो जो इन किताबों को एग्जामिन कर दें, और एग्जामिनेशन इन किताबों का एग्जामिनेशन करने के बाद ही इनको लागू किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज दे देंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। करिकुलम मटेरियल जो होते हैं उनके अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं, उनकी कुछ अपनी खसूसियात होती है, और जो हम मटेरियल देखते हैं तो हमारे लिए तो बड़ा शाक है ये। डॉक्टर साहब आपसे बात करनी थी, लेकिन फाइनल कमेंट, वक्त इजाजत नहीं था, फाइनल कमेंट वार साहब से। वार साहब, मैंने जिस तरह वायरलाइज द फॉल्ट की बात की तो फॉल्ट लाइज समवेयर, और उसमें एक हाई पावर कमेटी की डार साहब ने बात की। क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि सांप भी मरे लाठी में न टूटे? इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, क्योस है, पब्लिक में है क्योस, पेरेंट्स में क्योस है, बच्चों पे जो, और जिस तरह मैंने किताब की अगर बात की, ये बोर्ड की किताब अगर बच्चों को देते तो दूर फेंक देता है, कहता है क्या फटी सी लाई है, कोस कागज़ भी अच्छा नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं, माना किताबें। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको भी कहीं ना कहीं खिदमत खलक के जज्बे के तहत ये स्कूल डालें तो खिदमत खलक करनी चाहिए, ना कि इसको बिजनेस बनाना चाहिए, अपनी एम्पायर खड़ा करनी चाहिए। सनम साहब, इसमें एक जो इस वक्त फिलहाल हमारे पास एक रास्ता नजर आ रहा है, वो यही है कि क्योंकि अभी तक बोर्ड के पास किताबें अवेलेबल भी नहीं है। चलिए उनका मायार एक साइड, अभी तक वो किताबें भी उनके पास अवेलेबल नहीं है जो इस वक्त बोर्ड की पोजीशन है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि अब सेशन तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है, अब इन हालात में बच्चे इतने परेशान हैं, पेरेंट इतने परेशान हैं, स्कूली निजाम ऑलमोस्ट सब दरहम बरहम हो चुके हैं। इन हालात में हमने स्कूल वालों को कहा है कि आप जिस हद तक हो सके कम से कम जितनी भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन हैं उनसे बात कीजिए, कम से कम हमारे बच्चों का नुकसान ना हो। दूसरी बात सनम साहब एक शेयर सुन लीजिए, और वो आपकी चैनल के थ्रू मैं जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि ये जो इनके मिजाज बदलते रहते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, किसी ने क्या खूब हुआ कहा है, ये बच्चों की तरफ से जो है पूरे जो हमारा निजाम है, तालीम निजाम, एक ही अपील है कि मौसमों का कोई महरम हो तो उससे पूछ लूं कितने पतझड़ हैं अभी बाकी बाहर आने में। बहुत शुक्रिया, कितने पतझड़ हैं वाकई में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कितने पतझड़ हैं बाहर आने तक। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, हमारे यहाँ स्कूलों की जब बात की जाती है तो जो हमारे यहाँ जो मिडिल एंड के स्कूल हैं जो कायम कश्मीरी को रोज़गार देते हैं, आम कश्मीरी के बच्चे को देते हैं, उसी की बात की जाती है। ये जो बड़े बड़े हमारे स्कूल है, हाई एंड स्कूल जिन्हें कहा जा सकता है, जिन्हें सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें दी हैं, लीज पे दिए और 10-10 रुपये के किराए पे दिए, जो सरकार से कंपनसेट लेते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, वो सरकार से उनकी कोई बात नहीं करती और उनकी मनमानियों पे कोई बात नहीं की जाती है। अक्सर निशाना जो है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हमारे जो वॉरियर्स हैं या वॉरियर्स हैं, जो भी आप उनको नाम दें, जिस तरह से वो फेसबुक पे दूसरे पे इनको निशाना बनाते हैं, सारे मिडिल एंड क्लास स्कूल को बनाते हैं। उन बड़े स्कूलों की बात कोई नहीं करता, उन छोटे स्कूलों की कोई बात नहीं करता है जो तो अब बंद होने की कगार पे ही। ज़रा पूछिएगा बड़े स्कूलों से जिनको बड़े बड़े महारथी चलाते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम बस इतना ही, दीजिएगा इजाज़त, आप रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।